हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और हमने ये सीखा था डिटर्मिनेंट जो आता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से आता है, यानी कि मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट का जन्म हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और एक तो और बात है, डिटर्मिनेंट की ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोग मैट्रिक्स में आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग और डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ और पढ़ते हैं, फिर हम लोग मैट्रिक्स पे आ जाएंगे। ये हमारा मैट्रिक्स का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो का पूरा लास्ट देखिएगा ताकि आपको मैट्रिक्स में आने वाली जो भी डाउट्स होंगे छोटी बड़ी वो सारी क्लियर हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर हम ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस ले लेते हैं सेम ऑर्डर की, देन डिटर्मिनेंट ए बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डॉट डिटर्मिनेंट बी। यानी कि अगर हम उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो ए बी आएगा और उसका बनाए डिटर्मिनेंट, उसका बनाए, और फिर अलग अलग डिटर्मिनेंट बनाए मैट्रिसेस का, तो हम देखते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ए बी का आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू किसके होगी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू और डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू के मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए। ये इसका फर्स्ट रिजल्ट आता है। सेकंड आता है हमारा इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अगर हम किसी एक मैट्रिक्स की बात करें और वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर एन की, तो कह रहे हैं डिटर्मिनेंट के ए इज इक्वल टू के टू पावर एन डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, आप जानते हैं कि किसी कांस्टेंट से इंटू करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम देखते हैं अगर हम उसका बनाते हैं डिटर्मिनेंट, तो वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो आएगा आंसर होगा क्या आएगा, के टू पावर एन, यानी वो कांस्टेंट और उसकी पावर में उसका ऑर्डर, जैसे ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो के टू पावर 3 आएगा। डिटर्मिनेंट ए से इसको इंटू कर देंगे तो ये दोनों रिजल्ट सेम अपने आप हो जाएंगे। जैसे मान लो 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आया के की पावर 2, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट जिससे आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है। ये तो बात हो गई डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट के बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिसको हम आगे यूज करने जा रहे हैं। ओके, लेट अस सी। नाउ द टॉपिक इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये टॉपिक ऐसा है, इसका देखेंगे डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन हम लोग किसमें करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट इसमें आता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। मान लिया कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मान लेते हैं। तो जानते हैं डिटर्मिनेंट अगर ए निकालें और वो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखा आप लोगों ने, डिटर्मिनेंट का हम लोग ले रहे हैं एप्लीकेशन और नाम दे रहे हैं उसका सिंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। और बी हमारा क्या आता है, इफ हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। प्लीज नोट ऑल द पॉइंट्स एंड प्लीज सी द वीडियो टिल एंड, दिस इज माय रिक्वेस्ट। ओके, नाउ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स का नया टॉपिक जो कि अब हम पढ़ सकते हैं डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद। वो ये है एडजॉइंट of a square matrix। adjoint of a square matrix, इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। अब आता है कि एडजॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट में कि जैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स का बनाते हैं डिटर्मिनेंट, तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एक दो वर्टिकल एंगल में लिख देते हैं, ये आप जानते हो। हम लोगों ने सीखा था कोफैक्टर निकालना। अगर हमारी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की है तो इसके 4 कोफैक्टर होंगे
अगर मैट्रिक्स हमारी 3 ऑर्डर वाली है तो इसका मतलब उसके 9 कोफैक्टर होंगे। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसके सारे कोफैक्टर निकाल लेंगे, फिर कोफैक्टर से एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कहलाएगी पुरानी वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये लिखते हैं हम लोग कि ए कोई है स्क्वायर मैट्रिक्स, देयरफॉर तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स obtained by cofactors of determinant A. Listen, transpose of matrix obtained by cofactor of determinant. determinant A बनाएंगे, उसके कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका जो मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स obtained by cofactor of determinant A। अगर मान लेते हैं वो B मैट्रिक्स है तो B डैश, ये भी कह सकते हैं adjoint A will be equal to B डैश। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड द adjoint A of the given matrix A। अब हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली हुई है 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, और हमें इसका एडजॉइंट ए निकालना है। तो देखिए ये हमारे सामने क्या होगा, ये मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप 1 जो होगा, हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे, यानी पहले गिवन एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। तो -3 6 4 7 0 2 -1 2 -4। पहला काम तो हमने लिख दिया, डिटर्मिनेंट ए के फॉर्म में लिख दिया, सारे एलिमेंट वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा साइन में, केवल डिटर्मिनेंट ए के फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें 9 एलिमेंट हैं तो 9 कोफैक्टर होंगे। मैंने आपको साइन बताया था इसका, आपको लिख देते हैं फिर से एक बार, इनके साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन आपको याद रखते हैं। कोफैक्टर का सिंबल क्या होता है जानते हैं आप लोग। तो कोफैक्टर हमारा जो आता है वो आता है C11 C12 C13, फिर आएगा हमारा पास C21 C22 C23, फिर आएगा C31 C32 और C33। इस तरीके से हम 9 कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। तो पहला काम करते हैं, क्या जो साइन लिखे हैं वो साइन को लिख देते हैं कि सामने, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इससे क्या होता है, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। अब आता है 11 की बारी। 11 का मतलब होता है जिस रो और कॉलम को ये एलिमेंट बिलोंग करता है उसको छोड़ना है। तो इसको छोड़ दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 बचे, इनको इंटू करिए, तो 0 इंटू दिस, ये आएगा आपका 0 और 2 2 जा 4। नेक्स्ट में क्या, ये वाला आया एलिमेंट, तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ दिया, तो 7 4 28 माइनस का 28, ये किया और ये किया आपने। ओके, तो ये है माइनस का 2 आएगा, बन जाएगा प्लस का 2। बहुत केयरफुली करिएगा। 6 को लेना है तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ दिया, तो 7 4 28 हो जाएगा -28, और ये माइनस साइन बीच में आता है तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा प्लस का 2। फिर हमारा आता है 4, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, 7 2 जा 14, माइनस का 0 हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, ये वाला आया एलिमेंट, इसकी रो ये है और इसका कॉलम ये है, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो 6
4 जा 24 आया, माइनस का 24 और माइनस का ये आया 2 4 जा 8। ये एलिमेंट, ये छोड़ा रो, ये छोड़ा कॉलम, तो 6 4 24 हो गया, माइनस 24 और 2 4 जा 8 हो गया माइनस का। फिर इसकी बारी आई तो ये रो छोड़ा और ये कॉलम छोड़ा, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 3 4 जा 12, ये 12 आ गया और ये 4 बन जा 4 प्लस का 4, क्योंकि आया था माइनस का 4। ये रो छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, 3 × 4 12 हो गया प्लस का, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4, क्योंकि माइनस 4 आएगा प्लस 2 बन जाएगा। ये और ये आपका आता है, ये वाले रो और ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा, ये रो और ये कॉलम, तो ये 4 बचे, 3 2 जा 6 माइनस का 6 ये हो गया, और ये माइनस का 6 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोग की बारी आई लास्ट वाले की, यानी कि इसकी बारी आई, तो ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये बचे 6 2 जा 12 और ये हो गया 0। फिर 2 की बारी आई, ये रो छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, ये 4 बचे, 3 2 जा 6 माइनस 6, ये रो छोड़ा और ये कॉलम छोड़ा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6 और ये हो गया 28 माइनस का। ओके, अब बारी आती लास्ट वाले की, तो ये रो छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, तो ये हो गया 0 माइनस का 6 7 जा 42। एक बार मैं रिपीट करता, फिर से करता हूँ रिपीट, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपसे गलतियां हो सकती हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखते हैं, 11 का मतलब होता है ये वाला एलिमेंट, इसका छोड़ा हम लोगों ने रो, इसका छोड़ा कॉलम, तो ये हो गया 0 माइनस का 4 लिख दिया। इसके बारे में बात है, ये रो छोड़ा, ये रो, ये छोड़ा कॉलम, तो ये 4 बचे 7 4 28 माइनस 28 लिखा हम लोगों ने, और ये प्लस का 2 लिखा है, ठीक है। फिर हम लोग इस पे आ गए, तो ये रो छोड़ा, ये छोड़ा कॉलम्स, 7 2 जा 14 लिखा, ये लिखा 0, ये भी सी है। अब आता है 21, इसकी बारी आई, तो ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ा, 6 × माइनस का 4 माइनस 24, और ये हमारा हो गया 2 4 जा 8, ये छोड़ा था, ये रो और ये कॉलम, तो 1 2 3 4 बचे थे, ये हो गया माइनस 24 माइनस का 8। फिर 0 की बारी आई, तो ये वाला रो छोड़ा, ये वाला कॉलम छोड़ा, तो ये 4 बचे थे, 3 4 जा 12 प्लस का हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब इसकी बारी आई, तो ये रो छोड़ा, ये छोड़ा कॉलम, तो ये 4 बचे, तो माइनस 3 × ये माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 31 में ये वाला हमने लिया, तो ये रो छोड़ा, ये छोड़ा कॉलम, तो ये 4 बचे, 6 2 जा 12, ये हो गया 0। फिर इसकी बारी आई, तो ये रो छोड़ा, ये छोड़ा कॉलम, ये हो गया माइनस का 6 और ये हो गया माइनस का 28, ठीक है। लास्ट में ये देखिए, ये वाला रो आया, ये वाला कॉलम आया, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, तो ये 4 बचे, तो ये हो गया माइनस का 0 और 6 7 जा हो गया 42। इस तरह देखा हम लोगों ने सारे कोफैक्टर निकाल लिए। अब करना नेक्स्ट चाहिए हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया, दिस इज स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या है कि हम इससे बनाएंगे एक मैट्रिक्स बी। ओके, मैट्रिक्स बी बनाएंगे, लेट अस सी। तो देखिए C11 की वैल्यू क्या आई, C11 हमारा आ गया माइनस का 4, C12 हमारा कितना बच्चों आ गया, ये और माइनस का 28 है और प्लस का 2, ये आया माइनस 26 और बन जाएगा प्लस 26, और C13 ये आया हमारा 14। उसके बाद हमारे सामने आया C21, C22, C23, ये आया माइनस 24 और माइनस का 8, ये और माइनस का 32 हो गया और प्लस 32 हो जाएगा, 12 और 4 होता है 16, ये दोनों मिलके 0 हो गया। फिर C आया हमारा 31, 32 एंड C 33, 12 मैंने 0 12 बचेगा, ये देखिए दोनों माइनस के हैं, तो ये हो गया हमारा माइनस का 34 प्लस 34 और ये हो गया माइनस का 42, माइनस का 42। तो जो बी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी कोफैक्टर से।
को फैक्टर को लिख देंगे हम लोग विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो बन जाएगी हमारी बी मैट्रिक्स। तो -4 26 14 ओके, 32 16 0 12 34 माइनस का 42। लेट अस चेक। -4 26 14 साइन सही है, 32 16 0 और 12 34 एंड -42 लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे जानते हैं आप लोग? अब हमारा जो ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया बच्चों ये। ओके, स्टेप नंबर 3। अब आता है स्टेप नंबर 4 जो कि फाइनल स्टेप है, जिसका हम लिखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट हो जाएगा ये क्या होगा? बी ट्रांसपोज। बी को हम लोग क्या करेंगे? बी डैश में कन्वर्ट कर लेंगे और वही मेरा आंसर बन जाएगा। तो आप बताइए क्या आंसर होगा हमारा फाइनल आंसर? क्या करेंगे हम? इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो -4 26 14 32 16 0 12 34 -42, यानी रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दिए हमने। जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम बन गई सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। ये हमारा बन जाएगा एडजॉइंट ए। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज सी। नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ए। 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है हम लोग को इसकी। एडजॉइंट ए इंटू ए, यानी इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालें। जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं और उनको इंटू कर रहे हैं, क्योंकि एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स होगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स को इंटू कर रहे हैं, चाहे इस ऑर्डर में करें चाहे इस ऑर्डर को रिवर्स कर दें। उसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ए आई। डिटर्मिनेंट ए तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। आई आप जानते हो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती है। तो ये भी फाइनली एक मैट्रिक्स बन गई। तो यानी इन तीनों का रिजल्ट सेम होता है, ये एक फैक्ट हो गया। तो डिटर्मिनेंट ए को आप समझ में आई गया कैसे निकालते हैं। अब आता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स थी, डिटर्मिनेंट निकाला उसका, जो किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। यहाँ पे n आपका ऑर्डर होगा। यानी कि एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट पूछा जाता है कभी डायरेक्टली आपको निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए आपको निकाल लीजिए, फिर उसकी पावर में लगा दीजिए n-1। n यहाँ पे ऑर्डर है, अगर n मान लो 3 ऑर्डर का है तो ये पावर 2 हो जाएगा, 2 ऑर्डर का है तो 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है एडजॉइंट ए बी, यानी अगर यहाँ पर 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं ए बी को, उसका एडजॉइंट निकालते हैं। ओके, दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो ये 3 प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट ए के से संबंधित हैं और जॉइंट ए से भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो डिटर्मिनेंट का जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में हर जगह कहीं ना कहीं आ ही रहा है। अब नाउ वी विल डिस्कस टू न्यू टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कब निकालते हैं और किन परिस्थितियों में संभव होता है, तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम यहाँ लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, अगर हम कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं किसी ऑर्डर की ए, और एक दूसरी मैट्रिक्स बी लेते हैं उसी ऑर्डर की, यानी हमने एक मैट्रिक्स ए ली, एक दूसरी मैट्रिक्स बी ली, दोनों का सेम ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स ए का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब ए बी इज इक्वल टू आई आएगा, आई एन। यानी ए मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करें तो आई आ जाए। समझे बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, b इज इक्वल टू आई अपॉन ए, या हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए इनवर्स, इजंट इट?
यानी ए इनवर्स की वैल्यू उस कंडीशन में किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी। ये बात आपको क्लियर करनी है कि ए बी इज इक्वल टू आई होना चाहिए। आई इज द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो भी ऑर्डर ए बी का होगा वही ऑर्डर आई का भी होना चाहिए। ओके, अब इसके अलावा एक और भी शर्त होती है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स होने के लिए, वो ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लेते हैं ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स जिसे हम कहते हैं एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ए जो होगा उसका वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यह हुआ इट शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब हो गया ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर, इजंट इट? ये दो कंडीशन है आपको समझनी होगी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स के प्रॉपर्टीज और कुछ उसके नए फॉर्मूले। नाउ वी विल डिस्कस नाउ फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी 0, यानी इट शुड बी नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ जाता है तो फिर हम इनवर्स उसका नहीं निकाल सकते। तो डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा लिख दिया मैंने, डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट आप निकालना जानते ही हो, और डिटर्मिनेंट ए से इसको डिवाइड कर दोगे जब एडजॉइंट ए को, तो हमारा ए इनवर्स निकल आएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड इनवर्स। ओके, तो देखिए अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो देखिए ए बी का इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके स्टूडेंट, यानी कि ए बी दो मैट्रिक्स हैं उनको इनटू कर देते हैं, उसका इनवर्स निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ऑर्डर इज रिवर्स। ए डैश का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का डैश, यानी कि ट्रांसपोज कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स को, उसका इनवर्स निकाल रहे हैं, वो इसके किसके होगा, उसका ए इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो। ए इनवर्स यानी कि ए और ए का इनवर्स अगर इनटू करते हैं तो वो आई आता है। ऑर्डर चाहे जो सा हो, चाहे ए इनवर्स ए लिखो चाहे ए इनवर्स लिखो। फिर ए इनवर्स का मॉड निकालो, चाहे मॉड ए का इनवर्स निकालो, दोनों के आंसर सेम आने हैं। फिर एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालो, चाहे ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स की। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑल टाइम, क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में आप कहीं ना कहीं इन प्रॉपर्टीज का यूज करने ही जाएंगे, करने ही वाले हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही जाएगा ये। प्लीज सी द वीडियो टिल एंड और अपने व्यूज और लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। ये मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको हर दिन आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, तभी आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, क्योंकि आपको मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं हुई तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। और सारी प्रॉपर्टीज को आप ध्यान समझिए, डाउट्स अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लेट अस मूव टू द न्यू टॉपिक। Yes student, now this is our last topic of the matrix, then we will discuss the problems on all the topics. Solution of simultaneous linear equations. अब क्या होता है कि हम लोगों ने क्लास 9th में 8th में पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक्स और वाई में होती थी, एक्स वाई जेड में पढ़ी थी हम लोगों ने, तो उसको सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े थे क्लास 8th में। अब हम लोग नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स मेथड या मार्टिन रूल। ओके, तो इसका हम लोग पढ़ लेते हैं नाम। इसका नाम क्या है बच्चों, मार्टिन्स रूल, या इसका नाम होता है मैट्रिक्स मेथड, यानी मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लेट अस सी। तुमने मान लिया कि लेट इक्वेशन हो गई हमारी a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2। मान लिया हमारे सामने ये दो इक्वेशन हैं, x और y दो वेरिएबल बनाई गई हैं,
and we have to solve these equations by matrix method. तो पहला काम इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे कैपिटल ए, जो किससे बनेंगे, x और y के कोफिशिएंट से। यहाँ पर कोफिशिएंट्स a1 b1 है, तो यहाँ लिख दिया a1 b1 और यहाँ लिख दिया a2 b2। दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे वेरिएबल्स के लिए, जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगी इसको लिखेंगे एक्स वाई इन द कॉलम ओनली। और थर्ड मैट्रिक्स जो बनाएंगे वो बनेंगे कांस्टेंट्स, ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगी, इस तरीके से बनाएंगे। यानी कि ये हमारी जो मैट्रिक्स हो रही है ये 2 into 2 ऑर्डर की बन रही है, और ये 2 into 1 की, और ये भी 2 into 1 की बन रही है। अब ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मेशन लिखा गया है इक्वेशन का, अगर हम इसको मैट्रिक्स में लिखें तो क्या आएगा, ax इज इक्वल टू b। यानी इस मैट्रिक्स को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो a1x प्लस b1y ये मिला इक्वल टू c1, क्योंकि b लिखा है, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, सेकेंड इक्वेशन लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख दिया। अब यहां पे क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, a इनवर्स b, क्योंकि ये नीचे आएगा इनवर्स बन जाएगा। अब यहां पे क्या होता है, हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट a निकालने के बाद ही हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो अब लिखेंगे यहां पर इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा, तब ये होगा a इनवर्स विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। इस फॉर्मूले से हम इनवर्स निकाल लेंगे और रखने के बाद यहां रख देंगे वैल्यू, और स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट a निकालना जरूरी है। अब आता है नई चीजें कि जैसे डिटर्मिनेंट a हमारा 0, मान लो 0 आ गया तो क्या करेंगे, लेट अस डिस्कस दैट वन। नाउ लेट अस सी द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। अब हमारे सामने जो इक्वेशन दी जाती हैं वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट दोनों में से कोई भी हो सकती हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब उसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जब सॉल्यूशन पॉसिबल ही ना हो, यानी नो सॉल्यूशन हो। तो हम लोग ये कह सकते हैं कंसिस्टेंट में दो केस बनते हैं। एक तो ये कि सॉल्यूशन विल बी यूनिक, यानी एक फिक्स आंसर होगा, और एक हो सकता है कि सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट, यानी कि उसके आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अनगिनत आंसर। सिचुएशन क्या आती देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पॉइंट 1 लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट इफ डिटर्मिनेंट a अगर 0 के इक्वल नहीं होता है तब हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, और इसमें लिखेंगे a इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और उस सिचुएशन में यहां होते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और हम a इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a से फाइंड कर लेंगे। ओके, और हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, x इक्वल टू a इनवर्स b। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। कंसिस्टेंट इसको ही बोलना पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। नंबर 2 आता है कि अगर डिटर्मिनेंट a 0 आ गया तो क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट a इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट a इंटू बी, यानी कि एडजॉइंट a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर या तो नल मैट्रिक्स आएगा या नल मैट्रिक्स नहीं आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर नल मैट्रिक्स आ गया तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट बोलेंगे, और वी विल राइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसको हम कैसे निकालते हैं ये बताएंगे आपको हम एग्जांपल के थ्रू। और थर्ड पॉइंट जब आता है कि अगर हम ये देखें कि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 तो है, लेकिन एडजॉइंट a इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन बोलेंगे।
और उसको सॉल्व नहीं करेंगे, वहीं पर अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये 3 बातें समझनी होंगी आपको। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इक्वेशन दी जाएगी, इक्वेशन से आप क्या करोगे, ए एक्स बी निकालोगे, डिटर्मिनेंट ए निकालोगे। डिटर्मिनेंट ए निकालने के बाद 2 रिजल्ट आएगा, या तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी या फिर 0 आएगी। अगर 0 नहीं आई तो इससे प्रोसीड करेंगे, अगर 0 आई तो फिर ये निकालेंगे, चेक करेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो आगे करेंगे प्रोसीड, 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इनकंसिस्टेंट हो गया, वहीं पर वर्किंग को स्टॉप कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा मैट्रिक्स का। अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, ओके, अदरवाइज प्लीज सी द वीडियो, होल वीडियो, एंड मेंशन योर डाउट्स, ओके, और give your likes and views, okay, tell your friends, relatives and all your classmates, friends, so they may get the full knowledge. Okay students, all the best.